हेलो स्टूडेंट्स। अभी बच्चा जी आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सेक्शन सेकंड का क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। यहाँ पे आपके पास देखो जरा क्या बोलता है। द बाउंड्री ऑफ द रेक्टेंगल एक्स लाइज बिटवीन 0 to a एंड वाई लाइज बिटवीन 0 to b आर मेंटेन्ड एट 0 डिग्री टेम्परेचर। बोलता है इफ़ एट स्मॉल t इज इक्वल टू 0 the temperature capital T has the prescribed value f of x comma y, then show that for capital T is greater than 0 the temperature at a point within the rectangle is given by T of x comma y comma T is equals to summation m varies from 1 to infinity n varies from 1 to infinity f of m comma n और exponential of minus alpha lambda square mn और इंटू टी और दिस इज साइन ऑफ एन पाई एक्स अपॉन ए और साइन एम पाई वाई ओवर बी। क्लियर। और बच्चा जी यहाँ पे ये जो फंक्शन है, ये जो एफ एम एन इसने नाम दिया है, वो किसी फंक्शन के लिए काम करेगा, ठीक है, जो कि आपके पास इस फॉर्म में रहेगा, ठीक है। वेयर एफ ऑफ एम कॉमा एन इज इक्वल टू 4 अपॉन ए इंटू बी और इंटेग्रल दिस, ठीक है। और यहाँ पे लैम्डा एम एन जो है वो इस वैल्यू के लिए काम कर रहा है, ठीक है। तो अभी देखो ज़रा, तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स थोड़ा सा चेंज है बच्चा कि अभी तक यहाँ पे हमने सेकंड सेक्शन में जितना भी काम किया वो हमने वन डायमेंशनल डिफ्यूजन इक्वेशन के लिए किया, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे जो हमारे को रीजन दे रखा है वो क्या दे रखा है, एक रेक्टेंगल दे रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब बच्चा जी यहाँ पे हमारे को 2 डायमेंशन में बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब जो मैं डिफ्यूजन इक्वेशन पीछे 1 डायमेंशन में लेकर चलता था वो अब यहाँ पर मैं 2 डायमेंशन में लेकर चलूँगा, ठीक है। तो अब 2 डायमेंशन में क्यों लेकर चलूँगा, क्योंकि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, बच्चा जी, जो डोमेन है वो क्या है हमारे पास, रेक्टेंगल है, ठीक है। अब बोलता है वो जो रेक्टेंगल है वो क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है 0 डिग्री टेम्परेचर, चाहे वो x इज इक्वल टू 0 के लिए हो, चाहे x इज इक्वल टू a के लिए हो, चाहे y इज इक्वल टू 0 के लिए हो, चाहे y इज इक्वल टू b के लिए हो। तो टेम्परेचर जो कैपिटल T रहेगा, कैपिटल T से हम टेम्परेचर को डिनोट करेंगे और वो क्या रहेगा, 0 डिग्री, ठीक है, इन चारों बाउंड्रीज पर। और उसके साथ ही बोलता है अगर इसको हम इनिशियल कंडीशन, स्टूडेंट्स मैंने बच्चे जी बताया था आपको कि जब टाइम 0 होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, इनिशियल कंडीशन। तो यहाँ पे जो इनिशियल कंडीशन दे रखी है वो क्या दे रखी है हमारे को, कैपिटल T इज इक्वल टू 0 पे जो टेम्परेचर रहेगा, जो कैपिटल T रहेगा वो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई रहेगा। अब बोलता है बताओ कि इन पॉइंट्स के लिए बच्चा जी ये जो इसके पास जो फाइनल टेम्परेचर रहेगा सेकंड ऑर्डर की जो हमारे पास डिफ्यूजन इक्वेशन रहेगी, ठीक है, उसके पास जो हमारे पास यहाँ पे 2 डायमेंशन में जो हम डिफ्यूजन इक्वेशन लेकर चलेंगे उसके पास जो फाइनल टेम्परेचर रहेगा वो ये होना चाहिए, ठीक है। अभी स्टूडेंट जितना हमने लास्ट क्वेश्चन तक जो हमने किया था उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ टी ऑफ एक्स कॉमा स्मॉल टी को डिस्कस किया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 डायमेंशनल डिफ्यूजन इक्वेशन को हम लेकर चलेंगे जो कि एक्स और वाई पे डिपेंड करेगी, तो इसका सोल्यूशन भी एक्स और वाई में हमारे को दिखाई देगा, ठीक है। अभी देखो जरा, और ये बच्चा जी दिस इज क्या बोलता है सोल्यूशन में, वी नो 2 डायमेंशनल डिफ्यूजन इक्वेशन इज दिस, ठीक है। और ये सारा हमने बेसिक्स में लिख रखा है, ठीक है। 1 डायमेंशनल डिफ्यूजन इक्वेशन, 2 डायमेंशनल डिफ्यूजन इक्वेशन सब हमने बेसिक्स में लिख रखा है, वो भी मैं आज आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो अभी देखो जरा क्या बोलता है, वी नो 2 डायमेंशनल डिफ्यूजन इक्वेशन दैट इज, अब देखो बस सिर्फ यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना है, वहाँ पे आपके पास अल्फा ऑफ कर्ल स्क्वायर टी ओवर कर्ल एक्स स्क्वायर रहता था, यहाँ पे 2 डायमेंशनल के लिए कर्ल स्क्वायर टी ओवर कर्ल वाई स्क्वायर इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। और वैसे 3 डायमेंशनली कर्ल स्क्वायर टी ओवर कर्ल जेड स्क्वायर भी ऐड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम 2 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं तो मैं ये 2 डायमेंशन में एक डिफ्यूजन इक्वेशन को लेकर चला, ठीक है। बोलता है हेयर बाउंड्री कंडीशंस आर, अब बच्चा जी बाउंड्री कंडीशन आप खुद बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको पीछे बताया था कि जब x की वैल्यू 0 है तो कैपिटल T इज़ 0, वाई T फिक्स रहेगा। वैसे जब कैपिटल T जब x की वैल्यू a थी तो भी कैपिटल T 0 था, इसने बोल रखे हमारे को क्वेश्चन में। वैसे अब x का काम तो ख़त्म हो गया y के लिए, तो x एज इट इज़, y जब 0 होगा तो भी कैपिटल T 0, जब y b होगा तो भी कैपिटल T 0। उसके बाद हमारे को एक इनिशियल कंडीशन दे रखी थी जिसमें स्मॉल t क्या था, 0 था, उसके लिए कैपिटल T क्या रहेगा, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। अब बच्चा जी यहाँ पे ये जो हमारे पास इक्वेशन थी वो किन वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रही है, एक्स वाई और t पे। तो अब जो इसका मैं सोल्यूशन एज्यूम करूँगा, लेट अस एज्यूम सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज ऑफ द फॉर्म, तो वो डिपेंड करेगा t ऑफ x कॉमा वाई कॉमा t, और वो किस में एक्सप्रेस होगा, स्मॉल x y और t में। तो फिलहाल मैंने उसको क्या एज्यूम कर लिया, कैपिटल x ऑफ x, कैपिटल y ऑफ y और बीटा ऑफ t, ठीक है। अब सोल्यूशन जो है वो अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा,
तो अब स्टूडेंट्स इस कैपिटल टी को उठाना है और इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपको ये रिजल्ट जो है वो इस फॉर्म में मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों तरफ अल्फ़ा से डिवाइड कर दिया, ठीक है। और उसके बाद मैं 1 बाय 1 यहाँ से वेरिएबल्स को सेपरेट करूँगा। तो सबसे पहले मैंने इसको थ्रू आउट क्या किया, एक्स वाई जेड से डिवाइड कर दिया, सॉरी एक्स वाई बीटा से डिवाइड कर दिया। तो जब एक्स वाई बीटा से डिवाइड करूँगा तो ये एक्स डबल डैश अपॉन एक्स मिलेगा प्लस वाई डबल डैश अपॉन वाई मिलेगा इज इक्वल्स टू यहाँ पे बीटा डैश अपॉन अल्फ़ा बीटा मिलेगा इज इक्वल्स टू। अब इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए मैंने माइनस अल्फ़ा स्क्वायर एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब ये माइनस अल्फ़ा स्क्वायर एज्यूम क्यों किया ये मैं आगे आपको बताऊँगा, ठीक है। तो अभी बच्चा जी यहाँ तक मेरे को लगता है कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए आपको, ठीक है। मैं 1 बाय 1 यहाँ से अब इन दोनों को इक्वेट करूँगा तो यहाँ से मेरे को एक इक्वेशन मिलेगी इस फॉर्म में, ठीक है। अब इस इक्वेशन को जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे को एक सोल्यूशन मिल जाएगा, इजीली मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, पीछे हमने काफ़ी बार किया है, ठीक है। अब वैसे मैंने इस सम को उठाया और इसमें से मैंने एक टर्म को जो है वो इसके साथ सेपरेट कर दिया। जब इन दोनों को इक्वेट करूँगा तो मैंने एक्स डबल डैश अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई डबल डैश अपॉन वाई और माइनस लैम्डा स्क्वायर को ले लिया। और अब फिर से इसको मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए किसी कांस्टेंट के इक्वल पुट कर दिया, ठीक है। और किसी कांस्टेंट के इक्वल जब हम पुट करेंगे बच्चा जी तो वहाँ से फिर से सेम वे से इसको और इसको इक्वेट कर दूंगा और फर्स्ट और लास्ट को इक्वेट करूँगा। जब फर्स्ट और लास्ट को इक्वेट करूँगा तो मेरे को एक वहाँ से इक्वेशन मिल जाएगी जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 दे दिया। और जब सेकेंड और थर्ड को इक्वेट करूँगा तो वहाँ से मेरे को कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अब इन दोनों को क्यू स्क्वायर मान लिया, ठीक है। और ये मेरे पास एक और इक्वेशन आ गई, ठीक है। अभी जब मैं इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करूंगा बच्चा जी तो सिंपली आपको उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी है, वहाँ से रूट्स मिलेंगे, रूट्स के अकॉर्डिंग आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ये मेरे को इक्वेशन 3 का सोल्यूशन मिल गया बीटा ऑफ टी। नेक्स्ट मैंने इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व करने के लिए उठाया बच्चा जी, तो ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, तो इसके भी हमारे को ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। वो ये आ गई, उसको 0 के इक्वल पुट किया, वहाँ से रूट्स मिले, रूट्स के अकॉर्डिंग हमारे को सोल्यूशन मिल गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट मैंने इक्वेशन नंबर 5 को उठाया, ठीक है। उसकी मैंने ऑक्सिलरी इक्वेशन उठाई। इक्वेशन 5 क्या थी हमारे पास, ये थी, ठीक है, वाई डबल डैश, ठीक है। और इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, यस, और दिस इज इक्वल्स टू 0। तो अब इसकी मैंने ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाली, वो ये आ गई, वहाँ से मेरे को रूट्स मिले, उससे मैंने सोल्यूशन निकाल लिया। अब वाई ऑफ वाई, एक्स ऑफ एक्स और बीटा ऑफ टी को उठाना और इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है, वहाँ से आपको ये सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। अब इस C1 जो है वो इसको मल्टीप्लाई करेगा, तो इन कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करेगा, तो मैंने उनको अलग अलग नाम दे दिया, ठीक है, नेमिंग कर दिया। यहाँ पे C1 C2 को मैंने A1 ले लिया, C1 C3 को मैंने A2 ले लिया, C1 C4 को मैंने B1 ले लिया और C1 C5 को मैंने B2 ले लिया, ठीक है। तो ये मेरे को ये सोल्यूशन मिल गया, ठीक है। अभी उसके बाद हमने बाउंड्री कंडीशंस को यूज़ करना है। यस बच्चा जी, अभी बाउंड्री कंडीशंस को यूज़ करेंगे। तो बाउंड्री कंडीशन देखो जरा, यूजिंग फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या थी, टी कैपिटल टी की वैल्यू 0 थी जब स्मॉल एक्स क्या था 0। तो अब इक्वेशन जो आपके पास आया पीछे सोल्यूशंस को कंबाइन करके जहाँ पे आपने लिखा है उसको देखो और एक्स की जगह 0 करो, वहाँ पे आपको A1 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा, ठीक है। वैसे थर्ड बाउंड्री कंडीशन को यूज़ करोगे, वहाँ से आपको B1 0 मिल जाएगा। अब इन दोनों को उठाकर A1 B1 को उठाना है और इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर देना है, वहाँ से ये जो सोल्यूशन था वो इसमें रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही आपने सेकंड बाउंड्री कंडीशन यूज़ करनी है, वहाँ से आपको P की वैल्यू मिल जाएगी और फोर्थ बाउंड्री कंडीशन को यूज़ करके आपको Q की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इन दोनों को उठाना है और इक्वेशन नंबर 7 में पुट कर देना, जो अभी आपने बनाई थी यहाँ पे P और Q की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है। तो जब आप इक्वेशन नंबर 7 में पुट करोगे तो आपको ये रिजल्ट ऐसा मिलेगा। अब उसके बाद मैंने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यूज़ किया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे बच्चे, जब हम पीछे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यूज़ करते थे, अगर वो सिर्फ x के लिए काम करती थी तो या n के लिए काम करती थी तो हम उसको समीशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी लिखते थे, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास एक तो x के लिए काम करेगी समीशन और दूसरी y के लिए काम करेगी, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे n भी वेरी करेगा और m भी वेरी करेगा, तो यहाँ पर मैं डबल समीशन लूँगा, ठीक है। तो डबल समीशन जो है वो एक तो n के लिए काम करेगी और एक m के लिए काम करेगी। तो जब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को आपने यूज़ करना है तो इसके पास जो सम रहेगा वो ऐसा रहेगा, दिस रिजल्ट एज इट इज़, ठीक है। अभी उसके बाद वेयर लैम्डा स्क्वायर mn, और यहाँ पे इसने ये जो लैम्डा स्क्वायर mn नाम दिया है, यस, amn जो नाम दिया था हमने वो किसको दिया था, A2 B2। और यहाँ पे ये जो लैम्डा स्क्वायर mn है, ये जो लैम्डा स्क्वायर mn है, यहाँ पे आप जब इसकी वैल्यू को पुट करोगे बच्चा जी तो वो रहेगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर के इक्वल,
क्योंकि ये पीछे आपने लिया था, पीछे आपने इस सम को लैम्डा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को क्यू स्क्वायर माना था, ठीक है। लैम्डा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को आपने क्यू स्क्वायर माना था, वहाँ से मैंने लैम्डा स्क्वायर निकाल लिया। लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो अब पी और क्यू की वैल्यू को यहाँ पे डालो, लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी जो कि आपको सोल्यूशन के लिए चाहिए थी, ठीक है। अभी यूजिंग इनिशियल कंडीशन, अब इनिशियल कंडीशन को यूज़ करना है आपने इस रिजल्ट में जहाँ पे आपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यूज़ किया था। तो टी की जगह इनिशियल कंडीशन क्या बोलती थी कि टी जो है वो एफ ऑफ एक्स को वाई के लिए काम करेगा जब स्मॉल टी 0 होगा। तो अब इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को जब आपने यूज़ किया था उस रिजल्ट को देखो, ठीक है। और जहाँ पे स्मॉल टी दिखता है वहाँ पे 0, इसकी वजह से ये रिजल्ट 1 बन जाएगा। और जहाँ पे टी ऑफ एक्स वाई टी दिखता है वहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई पुट कर दो, ठीक है। तो पुट करने के बाद ये रिजल्ट जो है वो ऐसा ऐसा बन जाएगा। अब अच्छा जी, इस रिजल्ट को मैं लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ए एम एन को क्या ले लिया, फंक्शन ऑफ एम एन। एक क्वेश्चन जो मेरे को प्रूविंग में दे रखा था वहाँ वैसा वैसा मैंने यहाँ पे लिख लिया। और विच इज़ फोरियर डबल साइन सीरीज। अब अच्छा जी, ये जो रिजल्ट काम कर रहा है वो किसके लिए काम कर रहा है, फोरियर डबल साइन सीरीज के लिए, ठीक है। ये आपके बेसिक्स में दे रखा है सारा, ठीक है। तो वहाँ से आपने देख लेना है, इसको मैं आज आपको सेंड कर दूंगा। तो बच्चा जी एफ ऑफ एम कोमा एन डबल फोरियर साइन सीरीज में यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट है उसकी जो वैल्यू रहेगी वो इक्वल रहेगी 4/AB इंटेग्रल 0 to a 0 to b एफ ऑफ, जो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन काम कर रहा है, दिस एज इट इज़, और ये दोनों फंक्शन एज इट इज़, ठीक है, dy dx। और यही आपने प्रूव करना था, ठीक है। ये आपने सोल्यूशन प्रूव करना था और उसमें ये जो एफ ऑफ एम कोमा एन है वो इस इंटेग्रल के लिए काम करेगा, ठीक है। और लैम्डा एम एन स्क्वायर को आपने इसके इक्वल प्रूव करना था, ठीक है। इस वजह से अभी आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। क्या बोलता है, शो दैट द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट आर थीटा जेड डिफाइंड बाय एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा और जेड इज इक्वल टू जेड। द 3 डायमेंशनल डिफ्यूजन इक्वेशन सेटिस्फाई दिस सोल्यूशन। क्लियर स्टूडेंट्स। अभी बच्चा जी देखो जरा, हमारे को क्या बताना है कि एक तो सबसे पहले हमारे को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में डिफ्यूजन इक्वेशन को लिखना है, ठीक है। और हमारे को बताना है कि अगर एक्स वाई जेड जो है वो इसमें डिफाइन हो, ठीक है, तो ये जो डिफ्यूजन इक्वेशन है बच्चा जी उसको ये जो सोल्यूशन है वो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। ये जो सोल्यूशन हमारे को दे रखा है वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अब स्टूडेंट्स हम एक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में बच्चा जी एक डिफ्यूजन इक्वेशन को लेकर चलेंगे और प्रूव करेंगे कि उसके पास जो सोल्यूशन रहेगा वो इस फॉर्म में रहेगा, ठीक है। अभी देखो जरा, और ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में जो डिफ्यूजन इक्वेशन है वो हमने आपको सेक्शन फर्स्ट में हमने डिराइव की थी बच्चा, सॉरी बेसिक्स में आपको मैंने दे रखी है ये, ठीक है। और वहीं से आपने डायरेक्टली इसको यहाँ पे लिखना है। तो देखो जरा, वी नो हीट इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स इज दिस, ठीक है। चलिए अब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट आर थीटा जेड में मैंने एक इक्वेशन ले ली और बोलता लेट अस अज्यूम सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज ऑफ द फॉर्म। अब यहाँ पे किस किस पे वेरिएबल पे डिपेंड कर रही है, किस किस कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रही है डिफ्यूजन इक्वेशन बचा दी आर थीटा जेड और टी पे। तो इसका जो सोल्यूशन है वो भी इनमें एक्सप्रेस होगा, ठीक है। तो मैंने ले लिया ये, दिस इज आर ऑफ आर, दिस इज डिपेंड ऑन आर ऑफ आर, एच ऑफ थीटा, जेड ऑफ जेड और बीटा ऑफ टी। तो ये मैंने इसका सोल्यूशन ले लिया। बचा जी सोल्यूशन जो है अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो मैंने सेटिस्फाई करवाया, तो ये आ गया मेरे पास। उसके बाद अच्छा जी, जब मैंने इनको थ्रू आउट मैंने क्या किया कि जो मेरे पास आर एच जेड और बीटा था उससे मैंने थ्रू आउट डिवाइड कर दिया। थ्रू आउट मैंने इस इक्वेशन को आर एच जेड बीटा से डिवाइड कर दिया। तो जब आर एच जेड बीटा से डिवाइड करूंगा तो यहाँ से एच जेड बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, आर डबल डैश अपॉन आर बचेगा। वैसे यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो जब हम डिवाइड करेंगे थ्रू आउट तो मेरे को ये रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब मैंने इस इक्वेशन को उठाया और किसी कांस्टेंट के इक्वल पुट कर दिया। क्लियर स्टूडेंट्स। अभी बच्चे जब मैं किसी कांस्टेंट के इक्वल पुट करूंगा तो वहाँ से मेरे को सेकंड और लास्ट को सॉल्व करके मेरे को एक इक्वेशन मिलेगी। उस इक्वेशन को मैंने सिंप्लीफाई करके साथ में उसका सोल्यूशन निकाल लिया, ठीक है। यहाँ से मेरे को बीटा ऑफ टी मिल गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट, अभी मैं यहाँ से फिर से इस फर्स्ट फ्रैक्शन को और लास्ट को मैंने इक्वेट किया, ठीक है। तो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर को उठाऊंगा, दूसरी साइड ले जाऊंगा और यहाँ से मैंने एक और वेरिएबल को बाहर कर दिया, ठीक है। जेड डबल डैश ओवर जेड को मैंने परली तरफ ले गया। अब चलिए इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए फिर से मैंने इसको किसी अदर वेरिएबल के इक्वल पुट कर दिया और वो मैंने ले लिया माइनस म्यू स्क्वायर से, ठीक है। माइनस म्यू स्क्वायर में ले लिया वो। अब यहाँ से मैं इस सेकेंड फ्रैक्शन और लास्ट को मैं इक्वेट करूँगा तो वहाँ से मेरे को अगेन एक इक्वेशन मिलेगी और उसको देखो जरा, वो भी इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स में थी। तो उसको सिंप्लीफाई करके मेरे को रूट्स मिलेंगे
और वहाँ से मेरे को सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर सेम वे से अब मैं एच डबल डैश, अब इसको मैं इस तरफ ले जाऊंगा तो एच डबल डैश अपॉन एच को मैं दूसरी साइड ले जाऊंगा। अब यहाँ से मैंने आर स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए थ्रू आउट आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर मैंने इसको म्यू स्क्वायर के इक्वल पुट कर दिया। अब यहाँ से इसको और इसको इक्वेट करके मेरे को एक और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में इक्वेशन मिली, उसका सोल्यूशन मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम न्यू बोलेंगे बच्चा जी। अब वहाँ से मेरे को जो लास्ट इक्वेशन मिलेगी वो ये मिलेगी। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ये आ जाएगा मेरे ख्याल। और दिस इज नॉन एज बेसल्स इक्वेशन ऑफ ऑर्डर न्यू एंड इट्स सोल्यूशन इज गिवन बाय दिस। अब बच्चा जी ये न्यू ऑर्डर की हमारे को बेसल्स इक्वेशन मिली और इसका सोल्यूशन आपको बेसिक्स में गिवन दे रखा है। ठीक है, ये आपको याद ही करना है, डायरेक्ट अप्लाई करोगे आप इसको। अब बोलता है वेयर जे न्यू एंड वाई न्यू आर बेसल्स फंक्शन ऑफ ऑर्डर न्यू ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड काइंड। अब बोलता है सिंस, अब बच्चा जी यहाँ पे जो ये जे वाई न्यू जो रहता है, बोलता है वो इन्फिनिटी का अप्रोच कर जाता है जब स्मॉल आर जो है वो जीरो का अप्रोच करे। ठीक है, तो अब इसको फाइनाइट बनाने के लिए C7 को हम क्या करेंगे, जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। जब C7 को जीरो के इक्वल पुट करूँगा तो ये सोल्यूशन जो है वो रिड्यूस होकर इसमें आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपको आर ऑफ आर भी मिल गया, एच ऑफ थीटा भी मिल गया, जेड ऑफ जेड भी मिल गया और बीटा ऑफ टी भी मिल गया। सबको उठाना है और इक्वेशन नंबर फर्स्ट का जो हमने सोल्यूशन एज्यूम किया था बच्चा जी उसमें पुट कर देना है और आपको फाइनल सोल्यूशन ये मिल जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।